हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज का जो सेशन होगा वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी के लास्ट सेशन होंगे। इस सेशन के बाद मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को भी टेलीग्राम में प्रॉब्लम हो रही है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं या फिर ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने उसको ज्वाइन नहीं किया होगा, इस वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं या फिर ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसके बाद वहाँ से पीडीएफ को ओपन करेंगे तो बहुत ही ईजिली ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं पेमेंट बोनस एक्ट 1965 यानी बोनस संदाय अधिनियम 1965 के बारे में। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों को लाभों के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता के आधार पर बोनस के संदाय और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना है बोनस संदाय अधिनियम 1965 का उद्देश्य। जालान ट्रेडिंग कंपनी प्रा लिमिटेड बनाम मिल मजदूर सभा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बताया गया उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है? श्रम और पूंजी के बीच शांति और सामंजस्य बनाए रखना, लाभ में श्रम के हिस्से के अधिकार को सुनिश्चित करना और इसमें उचित स्तर की एकरूपता सुनिश्चित करना। ये है इसका उद्देश्य, उच्चतम न्यायालय द्वारा बताया गया उद्देश्य है। तो आइए हम बोनस संदाय अधिनियम की परिभाषा को समझते हैं, परिभाषाएं जानते हैं। लेखांकन वर्ष क्या है? लेखांकन वर्ष एक निगम यानी कॉरपोरेशन के संबंध में वर्ष उस दिन समाप्त होता है जिस दिन निगम की पुस्तकों और खातों को बंद और संतुलित किया जाता है, और एक कंपनी के संबंध में वो अवधि जिसके बाद कंपनी के लाभ या हानि के खाते को इसके वार्षिक सामान्य बैठक में पेश करने के लिए तैयार किया जाता है, चाहे वो अवधि 1 वर्ष हो या नहीं हो। इसके साथ इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मामले में, जैसे कि अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाला वर्ष लेखांकन वर्ष है, या उस दिन पर खत्म होने वाला वर्ष जिस दिन पुस्तकों या खातों को संतुलित किया गया, यदि ये मार्च के 31वें दिन के अलावा किसी अन्य दिन का किया जाता है। इसकी प्रयोज्यता के बारे में बात करें तो ये संपूर्ण भारत पर लागू है। प्रत्येक कारखाने और प्रतिष्ठान जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या एक लेखांकन वर्ष के दौरान किसी भी दिन कार्यरत थे, समुचित सरकारें कम से कम 2 महीने पहले नोटिस जारी करके उन प्रतिष्ठान या कारखानों में लागू कर सकती है जिसमें कि 20 से कम लेकिन 10 अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, और एक बार ये अधिनियम लागू हो जाने पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से कम हो जाने पर भी लागू रहता है। इसका प्रावधान क्या है? बोनस संदाय अधिनियम 1965 का बोनस के लिए योग्यता के लिए, तो बोनस के लिए योग्य कौन होगा? प्रत्येक कर्मचारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके नियोक्ता द्वारा एक लेखांकन वर्ष में बोनस के भुगतान किए जाने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसने उस वर्ष कम से कम 30 कार्य दिवस प्रतिष्ठान कार्य किया हो, तो वो बोनस के लिए योग्य होगा। और बोनस के लिए अयोग्यता क्या होनी चाहिए? यदि नियोजित व्यक्ति को किसी भी मामले से कार्य से निकाल दिया जाता है। किन मामलों से? जैसे कि धोखाधड़ी के लिए, प्रतिष्ठान के परिसर में उपद्रवी या हिंसक व्यवहार के लिए, प्रतिष्ठान की किसी भी संपत्ति की चोरी, हेरा फेरी या तोड़फोड़ के लिए, अगर इन वजहों से निकाल दिया जाता है तो बोनस के लिए अयोग्य होगा नियोजक। न्यूनतम बोनस की बात करें तो कितना न्यूनतम बोनस होगा? नियोक्ता भले ही उसे उस लेखांकन वर्ष में हानि हुई हो, लेकिन नियोक्ता को भले ही उसे उस लेखांकन वर्ष में हानि हुई हो और उसके पास कोई आवंटन योग्य अधिशेष नहीं हो, तो एक लेखांकन वर्ष के दौरान मजदूरी का 8.33% के बराबर न्यूनतम बोनस देना होगा। और अधिकतम बोनस की बात करें तो जब आवंटन योग्य अधिशेष कर्मचारियों को देय न्यूनतम बोनस राशि से अधिक हो, तब न्यूनतम बोनस की जगह प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को उसके वेतन या मजदूरी के अनुपात में बोनस देने के लिए नियोक्ता जो है वो बाध्य होगा, और ये बोनस लेखांकन वर्ष के दौरान वेतन या मजदूरी का अधिकतम 20% होगा। तो ये अधिकतम बोनस है। बोनस भुगतान की समय सीमा क्या होनी चाहिए? बोनस लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन से 8 महीने के अंदर नकद दिया जाना चाहिए। यदि बोनस अभी देय है तो समुचित सरकारें प्राप्त किए आवेदन पर समय अवधि बढ़ा सकती है। किसी विवाद में अदालत के फैसले के बाद बोनस 1 महीने के अंदर दिया जाना चाहिए। देय बोनस की वसूली कैसे होगी? जब किसी नियोजित व्यक्ति का बोनस देय हो तो नियोजित व्यक्ति या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति देय बोनस की वसूली के लिए समुचित या उपयुक्त सरकार को आवेदन कर सकती है। जब सरकार इस बात से संतुष्ट है कि नियोजित व्यक्ति का बोनस देय है, तो वो कलेक्टर से उस राशि का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जो उस पैसे की वसूली करेगा, और इस तरह का आवेदन उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए जिस दिन वो राशि नियोजित व्यक्ति को देय हो जाती है।
हालांकि आवेदन 1 वर्ष के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है यदि आवेदक समय के भीतर आवेदन नहीं करने के पर्याप्त कारण दिखाता है तो वो 1 वर्ष बाद भी स्वीकार किया जा सकता है। नियोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होंगे? वार्षिक बोनस की गणना और भुगतान अधिनियम के अनुसार करना, निरीक्षक के पास 1 वर्ष के दौरान कर्मचारियों को दिए गए बोनस का वार्षिक रिटर्न जमा करना नियोक्ता का कर्तव्य होगा। निरीक्षक के साथ सहयोग करना और रजिस्टर और रिकॉर्ड आदि उसके समक्ष प्रस्तुत करना। लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार खाते का ऑडिट करवाना नियोक्ता का कर्तव्य है। और नियोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं? अधिनियम के अनुसार बोनस जब्त करना नियोक्ता के अधिकार में है। देय बोनस से अनुमन्य कटौती करने का अधिकार यदि कर्मचारी के कदाचार के कारण कोई भी वित्तीय हानि हुई हो तो। किसी विवाद को लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को भेजने का अधिकार है नियोक्ता के पास। नियोजित व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होंगे? अभी तो हमने नियोक्ता के अधिकार के बारे में समझा। नियोजित व्यक्ति के अधिकार के बारे में बात करें तो इस अधिनियम के तहत देय बोनस का दावा करने का अधिकार होगा। किसी विवाद को लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को भेजने का अधिकार भी है। और दंड के बारे में बात करें तो अधिनियम के नियमों या प्रावधानों के उल्लंघन या निर्देशों का पालन करने में विफलता की स्थिति में 6 महीने तक कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। ये दंड स्वरूप होगा। आगे बात करते हैं उपदान संदाय अधिनियम 1972 यानी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसका उद्देश्य क्या है? कुछ विशिष्ट प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों के उपदान अथवा ग्रेच्युटी भुगतान के लिए योजना तैयार करना और इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है उपदान संदाय अधिनियम 1972 का उद्देश्य। तो आइए अब इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। समुचित अथवा उपयुक्त सरकार। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो केंद्र सरकार के नियंत्रण में या उससे संबंधित फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, प्रमुख बंदरगाह, खान, तेल क्षेत्र, रेलवे कंपनी और एक से अधिक राज्यों में शाखाएं रखने वाले प्रतिष्ठान के मामले में केंद्र सरकार और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार समुचित सरकार मानी जाएगी। ठीक है। फैक्ट्री में, प्रतिष्ठान में, प्रमुख बंदरगाह में, खान, तेल क्षेत्र, रेलवे कंपनी और एक से अधिक राज्यों की शाखाएं रखने वाले प्रतिष्ठान के मामले में केंद्र सरकार मानी जाएगी और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार समुचित सरकार मानी जाएगी। ये तो समुचित सरकार की परिभाषा हुई। ग्रेच्युटी की क्या परिभाषा है इसमें? उपदान यानी ग्रेच्युटी को इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। ये सेवानिवृत्ति होने या सेवाओं को छोड़ने पर सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में कर्मचारी को देय एकमुश्त भुगतान है। कर्मचारी की क्या परिभाषा है इसमें? अप्रेंटिस के अलावा कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी या वेतन के लिए किसी भी तरह के कार्य, मैनुअल या अन्यथा के लिए ऐसे प्रतिष्ठान जिस पर यह अधिनियम लागू होता है में नियोजित है, चाहे ऐसे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हो, ऐसी रोजगार की शर्तें व्यक्त हो या निहित हो। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है और किसी ऐसे अन्य अधिनियम या किन्हीं ऐसे नियमों द्वारा शासित होता है जिसे उपदान के संदाय का उपबंध है। और इसमें नियोजक की क्या परिभाषा है? नियोजक या नियोक्ता की। केंद्र और राज्य सरकारों के मामले में नियोजक या नियोक्ता के पद पर नियुक्त व्यक्ति या उसकी अनुपस्थिति में संबद्ध मंत्रालय अथवा विभाग का प्रधान। स्थानीय प्राधिकरण के मामले में नियोजक नियोक्ता के पद पर नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ है और अन्य मामलों में कंपनी के संबंध में अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति है नियोजक और नियोक्ता। इस मामले में कारखाना की क्या परिभाषा है? तो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार दी गई परिभाषा है कारखाना की। सेवानिवृत्ति का अर्थ है किसी कर्मचारी की सेवाओं का समाप्त होना। सुपर एनुवेशन की क्या परिभाषा है? सुपर एनुवेशन का मतलब है किसी कर्मचारी का उस आयु का हो जाना जिस आयु पर अनुबंध या सेवा की शर्तें के अनुसार उसे रोजगार को छोड़ देना होगा। मजदूरी की बात करें तो मजदूरी में बेसिक और महंगाई भत्ता यानी डीए शामिल है, चाहे वो ड्यूटी पर या छुट्टी पर प्राप्त किया गया हो डीए। इसमें बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, अतिकाल यानी ओवर टाइम मजदूरी और अन्य भत्ता शामिल नहीं है मजदूरी में। कुटुंब यानी परिवार की बात करें तो पुरुष कर्मचारी के लिए वो स्वयं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, विवाहित या अविवाहित, उसके आश्रित माता पिता, उसकी पत्नी के आश्रित माता पिता, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, ये पुरुष कर्मचारी के लिए होगा। महिला कर्मचारी के लिए कौन से परिवार होंगे? वो खुद की होंगी, स्वयं होंगी।
उसका पति होगा, उसके बच्चे विवाहित या अविवाहित, उसके आश्रित माता पिता, उसके पति के आश्रित माता पिता, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे। ग्रेच्युइटी भुगतान के लिए नाम निर्देशित यानी नॉमिनी परिवार के सदस्यों में से ही बनाया जा सकता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये पूरे भारत पर लागू है। प्रत्येक कारखाना, खान, तेल क्षेत्र, बागान यानी प्लांटेशन, पत्तन यानी बंदरगाह और रेलवे कंपनी पर लागू होता है। दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं या पूर्ववर्ती 12 महीनों में किसी दिन कार्य कर रहे थे वो होंगे। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक लोग कार्य करते हैं या पिछले 12 महीनों में से किसी दिन कार्य करते थे, उनको इस अधिनियम के अंतर्गत ला सकती है। किसी प्रतिष्ठान पर एक बार लागू हो जाने के बाद उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 से कम हो जाने पर भी यह अधिनियम लागू रहेगा। इसका प्रावधान क्या है? ग्रेच्युइटी भुगतान। एक कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर यदि उसने कम से कम 5 सालों तक निरंतर सेवा प्रदान की है तो उपदान यानी ग्रेच्युइटी भुगतान देय होगा। किस किस चीज़ पर देय होगा? अधिवर्षिता यानी सुपर एनुवेशन पर, सेवानिवृत्ति पर, त्याग पत्र देने पर, दुर्घटना और बीमारी के कारण मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर यानी निःशक्तता पर। बर्खास्तगी की स्थिति में उपदान यानी ग्रेच्युइटी भुगतान देय नहीं होगा। बर्खास्तगी की स्थिति में ग्रेच्युइटी भुगतान देय नहीं होगा। आवेदन किए जाने के 30 दिनों के भीतर नियोजक द्वारा उपदान भुगतान किया जाना चाहिए। 30 दिनों की अवधि के बाद नियोजक कर्मचारी को निश्चित दर से ब्याज देगा। इस अधिनियम के तहत देय ब्याज की राशि किसी भी दशा में इस अधिनियम के अधीन देय उपदान से अधिक नहीं होगी। कर्मचारी की रोजगार की समाप्ति का कारण मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता, निःशक्तता होने की स्थिति में 5 साल की निरंतर सेवा की शर्त अनिवार्य होगी। मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युइटी का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। यदि किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया हो तो ग्रेच्युइटी भुगतान कर्मचारी के वारिसों को किया जाएगा। नॉमिनी या वारिस के नाबालिग होने की स्थिति में ग्रेच्युइटी भुगतान की राशि को नियंत्रक प्राधिकारी यानी कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा सावधि जमा खाता यानी एफडी में नाबालिग अथवा वारिसों के नाम से जमा कर दी जाएगी। प्रत्येक सेवा वर्ष और वर्ष का केवल वो हिस्सा जो 6 महीने से अधिक है, इसके लिए नियोजक द्वारा कर्मचारी को उसके अंतिम आय के अनुसार 15 दिनों की आय प्रति वर्ष की दर से ग्रेच्युइटी भुगतान किया जाएगा। प्रति यूनिट कार्य के आधार पर भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों यानी पीस रेटेड एम्प्लॉयज की दैनिक आय की गणना उसके अंतिम 3 महीनों की आय के औसत से की जानी चाहिए। प्रति यूनिट कार्य के आधार पर भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की दैनिक आय की गणना उसके अंतिम 3 महीनों की आय के औसत से की जानी चाहिए। और मौसमी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी जो पूरे वर्ष के लिए रोजगार पर नहीं रखे जाते हैं, उनको नियोजक 7 दिनों की आय प्रति वर्ष की दर से ग्रेच्युइटी भुगतान करेगा और 15 दिनों की आय की गणना मासिक आय को 26 से विभाजित करने के बाद 15 से गुणा करके प्राप्त की जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी के देय उपदान यानी ग्रेच्युइटी भुगतान 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। इस अधिनियम के किसी खंड के द्वारा कर्मचारी के नियोक्ता के साथ समझौते या अनुबंध आदि से ग्रेच्युइटी की बेहतर शर्तों को प्राप्त करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। यदि इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान की राशि नियोजक द्वारा विहित समय के भीतर उसके हकदार व्यक्ति को नहीं दी जाती है तो नियंत्रक प्राधिकारी व्यथित व्यक्ति द्वारा इसके निमित्त आवेदन किए जाने पर कलेक्टर को उस रकम के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और विहित समय के अवसान की तारीख से ऐसी दर से जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे चक्रवृद्धि ब्याज सहित उसकी वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में करेगा और हकदार व्यक्ति को देगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 यानी एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923। ये अधिनियम उन कर्मचारियों के लिए प्रतिकर अथवा मुआवजे का प्रावधान करता है जो काम के दौरान किसी दुर्घटना के कारण पूर्णतः या आंशिक दिव्यांग हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रतिकर अथवा मुआवजे का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है।
इस अधिनियम के तहत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों, संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों, नियोक्ता के लिए व्यापार या व्यवसाय में नियोजित कैजुअल वर्कर्स को शामिल नहीं किया जाता है। खान कारखाना, परिवहन प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, रेलवे, जहाजों, सर्कस आदि पर यह लागू होता है और ये अधिनियम जुलाई 1924 में लागू हुआ है। इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? मेंस प्रोविजंस। तो इसकी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस की बात करें तो नियोजक की क्या परिभाषा है इसमें? एम्प्लॉयर की। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं, शामिल होगा। इसके अतिरिक्त नियोजक की श्रेणी में नियोजक का प्रबंध अभिकर्ता यानी मैनेजिंग एजेंट और मृतक नियोजक का कोई विधिक प्रतिनिधि यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी ये भी शामिल होता है। कर्मचारी की क्या परिभाषा है? एम्प्लॉय का। कर्मचारी के रूप में रेल अधिनियम 1989 के तहत परिभाषित कर्मचारी किसी पोत का मास्टर, नाविक या कर्मी दल का अन्य सदस्य, किसी वायुयान का कैप्टन या कर्मी दल का अन्य सदस्य, किसी मोटर यान के संबंध में ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर के रूप में या किसी हैसियत से भर्ती किया गया कर्मी या ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी के लिए विदेश में काम करने के लिए भर्ती किया गया हो आदि को शामिल किया गया है। प्रतिकर अथवा मुआवजे की देय स्थितियां क्या हैं? दुर्घटना के दौरान हुई ऐसी क्षति जिसके कारण कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या पूर्णतः या आंशिक शारीरिक दिव्यांगता हो जाए या आंखों की रोशनी चली जाए आदि, ये स्थितियां हो सकती हैं। कर्मचारी कम से कम 3 दिन या अधिक समयावधि तक काम करने की स्थिति में ना रहे। कर्मचारी को काम के दौरान किसी दुर्घटना में क्षति पहुंचने पर प्रतिकर अथवा मुआवजे पाने का अधिकार होगा। इसके साथ ही काम पर आते समय या काम से वापस जाते समय दुर्घटना होने पर कर्मचारी को मुआवजा पाने का अधिकार होगा। काम करने के दौरान हुई दुर्घटना पर प्रतिकर अथवा मुआवजा पाने का अधिकार होगा। नियोजक के बाद काम की प्रकृति की वजह से कर्मचारी के रोगग्रस्त होने पर उसे प्रतिकर अथवा मुआवजा पाने का अधिकार होगा। हालांकि काम छोड़ने के 2 सालों के उपरांत रोगग्रस्त होने पर उसे मुआवजे का अधिकार नहीं होगा। यदि दुर्घटना या रोग के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा गणना किस प्रकार से होंगी? अधिनियम के तहत मुआवजे की गणना अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। तो वो प्रावधान है, दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु 50% के बराबर राशि मृतक की मासिक मजदूरी का संबंधित कारक से गुणा करके या 1,20,000 की राशि जो भी अधिक हो दिया जाता है। और दुर्घटना के परिणाम स्वरूप स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पे 60% के बराबर राशि अथवा घायल कर्मचारी के मासिक वेतन संबंधित कारक से गुणा करके या फिर 1,40,000 जो भी अधिक हो दिया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, 3 जनवरी 2020 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के अनुसार मुआवजे की गणना 15,000 की राशि के आधार पर की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मुआवजे की गणना के लिए 8,000 की राशि निर्धारित की गई थी। स्थायी दिव्यांगता होने पर अनुसूची 1 के भाग 2 में सूचीबद्ध चोट है, जिसमें कमाई क्षमता के नुकसान की प्रतिशतता के एवज में प्रतिशत में मुआवजा दिया जाएगा। अस्थायी पूर्ण अथवा आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में कर्मकार की मासिक मजदूरी के 25% के बराबर राशि प्रत्येक आधे महीने में देय होगी। प्रतिकर अथवा मुआवजे की अदेय स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं? यदि दुर्घटना शराब या मादक पदार्थों के सेवन के कारण हुई हो तो ये मुआवजा देय नहीं होगा। यदि दुर्घटना कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित किसी नियम या निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करने से हुई हो, और यदि दुर्घटना कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा के लिए मौजूद उपकरणों का जानबूझकर के इस्तेमाल न करने के कारण हुई हो, तो वो अदेय स्थितियां होंगी। आगे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के बारे में। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सभी औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल करने और उसका निपटान करने के लिए विद्यमान एक प्रमुख विधान है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम का उद्देश्य है औद्योगिक विवादों का न्याय संगत, उचित और शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त
मशीनरी प्रदान करना, नियोजक और कर्मचारियों के बीच मित्रता और अच्छे संबंध स्थापित करने और उन्हें कायम रखने के उपायों को बढ़ावा देना, अवैध हड़तालों और तालाबंदी को रोकना, कर्मचारियों को जबरदस्ती कामबंदी, छटनी, गलत तरीके से बर्खास्तगी और उत्पीड़न से राहत प्रदान करना, सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देना और कर्मचारियों की दशा में सुधार करना और अनुचित श्रम प्रणालियों को रोकना है इस अधिनियम का उद्देश्य। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानते हैं हम। समुचित सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या परिभाषा है इसमें? केंद्र सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन अथवा किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से संपृक्त यानी कॉन्सर्निंग एनी सच कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन यानी ओन्ड या नियंत्रणाधीन कंट्रोलर्ड स्वशासी निकायों, राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों यानी सब्सिडरी कंपनीज को किसी भी औद्योगिक विवाद के संबंध में समुचित सरकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और उद्योग की क्या परिभाषा है इसमें? इंडस्ट्री की उद्योग से आशय नियोजकों के किसी भी कारोबार, ट्रेड उपक्रम यानी अंडरटेकिंग, विनिर्माण और आजीविका यानी कॉलिंग से है और इसके अंतर्गत कर्मकारों की आजीविका यानी वर्कमैन की आजीविका, सेवा, एम्प्लॉयमेंट, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका यानी ऑक्यूपेशन या उपव्यवसाय यानी एवोकेशन को भी शामिल किया गया है। औद्योगिक विवाद की क्या परिभाषा है इसमें? औद्योगिक विवाद से आशय नियोजकों या कर्मकारों और नियोजकों के मध्य ऐसे किसी भी विवाद या मतभेद से है जो किसी भी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन यानी नॉन एम्प्लॉयमेंट से या नियोजन के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त यानी कनेक्टेड है। यदि किसी नियोजक द्वारा किसी एक कर्मकार को उसकी सेवा से पदच्युत यानी डिसमिस, उन्मोचित यानी डिस्चार्ज, छटनी यानी रिट्रेंचमेंट या परिवसान यानी टर्मिनेट कर दिया जाता है तो इसे भी औद्योगिक विवाद की तरह ही माना गया है। मजदूरी की क्या परिभाषा है इसमें? धन के रूप में अभिव्यक्त हो सकने वाला वो सब पारिश्रमिक जो किसी कर्मकार को उसके नियोजन निबंधनों यानी टर्म्स की पूर्ति के बाद उसके नियोजन के तहत किए गए काम की बाबत उसे संदेय पेएबल होता है। इसके अंतर्गत आते हैं भत्ते, महंगाई भत्ता सहित गृहवास सुविधा, यात्री रियायत यानी ट्रैवलिंग कंसेशन, विक्रय या कारोबार या दोनों के संवर्धन के लिए संदेय कोई भी कमीशन। लेकिन मजदूरी के अंतर्गत बोनस, पेंशन निधि या भविष्य निधि, ग्रेच्युइटी को शामिल नहीं किया जाता है। वर्कमैन की क्या परिभाषा है इसमें? कर्मकार से आशय किसी ऐसे व्यक्ति जिसके अंतर्गत प्रशिक्षु यानी अप्रेंटिस भी आता है उससे है जो किसी उद्योग में कोई शारीरिक अकुशल, कुशल, तकनीकी, ऑपरेशनल, लिपिकीय या पर्यवेक्षणिक कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है। लेकिन इसके अंतर्गत आर्मी या वायुसेना या नौसेना से जुड़े व्यक्ति अथवा पुलिस सेवा या जेल में अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित व्यक्ति अथवा मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित व्यक्ति आदि को कर्मकार के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। इसका प्रावधान क्या है? कर्म समिति यानी वर्क्स कमेटी किसी भी औद्योगिक स्थापन में जिसमें 100 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती यानी प्रीसीडिंग 12 मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं तो इस अधिनियम के अंतर्गत उस स्थापन में नियोजकों और नियोजित कर्मकारों के प्रतिनिधियों को मिला करके एक कर्म समिति के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें कि कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों से कम ना हो। सुलह अधिकारी, कॉन्सलेशन ऑफिसर्स, समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा उतने व्यक्तियों को जितने वो ठीक समझे सुलह अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जो औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने और उनमें समझौता कराने के कर्तव्य से भारित किए जाएंगे। सुलह अधिकारी को किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष क्षेत्र में विशेष उद्योगों अथवा एक से अधिक विशेष उद्योगों के लिए स्थायी तौर पर और सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। सुलह बोर्ड को यानी बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन को समुचित सरकार जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो औद्योगिक विवाद का समझौता करने हेतु अधिसूचना द्वारा सुलह बोर्ड का गठन कर सकेगी जिसमें अध्यक्ष और 2 या 4 अन्य सदस्य जैसा भी समुचित सरकार उचित समझे शामिल होंगे। अध्यक्ष स्वतंत्र व्यक्ति होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर बराबर संख्या में नियुक्त होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति उसी पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। जांच न्यायालय का क्या रोल होगा? कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी का समुचित सरकार अवसर उद्भूत होने पर अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी भी मामले जो औद्योगिक विवाद से संयुक्त हो यानी कनेक्टेड हो या सुसंगत प्रतीत हो उसकी जांच पड़ताल के लिए जांच न्यायालय का गठन कर सकेगी। न्यायालय एक स्वतंत्र व्यक्ति से या उतने स्वतंत्र व्यक्तियों से जितने समुचित सरकार ठीक समझे गठित हो सकेगा। श्रम न्यायालय की बात करें, लेबर कोर्ट्स की, तो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए और इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए ऐसे अन्य कृत्यों के पालन के लिए एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन कर सकेगी। श्रम न्यायालय केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कुछ प्रमुख अर्हताएं भी आवश्यक हैं। क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो और कम से कम 3 साल की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या ऊपर जिला न्यायाधीश रह चुका हो और भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम 7 साल तक धारण किया हो अथवा किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित श्रम न्यायालय का कम से कम 5 साल तक पीठासीन अधिकारी रह चुका हो। इतनी अर्हताएं होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल्स क्या होंगे? अधिकरण के क्या रोल होंगे इसमें ट्रिब्यूनल्स के? समुचित सरकार अधिनियम द्वारा अधिनियम की द्वितीय या तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए और अधिनियम के अधीन सुपुर्द किए गए अन्य कृत्यों के पालन के लिए एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण का गठन कर सकेगी। एक या अधिक औद्योगिक ट्रिब्यूनल जो है उनका गठन कर सकेगी। अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कुछ अर्हताएं आवश्यक हैं। क्या क्या अर्हताएं आवश्यक हैं? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो अथवा कम से कम 3 साल की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या ऊपर जिला न्यायाधीश रह चुका हो। राष्ट्रीय अधिकरण नेशनल ट्रिब्यूनल्स केंद्रीय सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए जिनमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, इन्वॉल्व हैं या एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापन ऐसे विवादों में हितबद्ध हो, इंटरेस्टेड हैं, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी। राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाएगी। शिकायत प्रतितोषण तंत्र, ग्रीवेंस रिट्सल मशीनरी 20 या अधिक कर्मकार वाले प्रत्येक औद्योगिक स्थापन में व्यष्टिक यानी इंडिविजुअल शिकायतों के निवारण के लिए एक या अधिक शिकायत प्रतितोषण समिति होगी। समिति में नियोजक और कर्मकारों के सदस्यों की संख्या बराबर होगी। समिति के अध्यक्ष का चयन नियोजक और कर्मकारों में से आनुकल्पिक रूप से होगा यानी अल्टरनेटिवली होगा। प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में किया जाएगा। समिति के सदस्यों की कुल संख्या 6 से अधिक नहीं होगी, लेकिन यदि समिति में 2 सदस्य हैं तो यथासाध्य 1 महिला सदस्य होगी और यदि सदस्यों की संख्या 2 से अधिक है तो महिला सदस्यों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 यानी ESI अधिनियम को बीमारी, प्रसूति, मैटरनिटी, नियोजन क्षति की दशा में कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। तो आगे हम इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। समुचित सरकार का क्या इसमें परिभाषा होगी? समुचित सरकार से आशय केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले स्थापनों या रेल प्रशासन या महापत्तन या खान या तेल क्षेत्र और अन्य सभी दशाओं में राज्य सरकार से है। प्रसवावस्था यानी कॉन्फिनमेंट, प्रसवावस्था से आशय ऐसी प्रसव वेदना से है जिसके परिणाम स्वरूप जीवित बालक पैदा हो या गर्भधारण के 26 सप्ताह के बाद की ऐसी प्रसव वेदना से है जिसके परिणाम स्वरूप जीवित या मृत बालक पैदा हो। अभिदाय कॉन्ट्रीब्यूशन, अभिदाय से आशय ऐसे संदेय धनराशि यानी सम ऑफ मनी से है जिसे प्रधान नियोजक द्वारा निगम कॉरपोरेशन को किसी कर्मचारी की बाबत दी जाती है।
इसके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा या कर्मचारी की ओर से बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय संदेय रकम को भी शामिल किया जाता है। अभिदाय का भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। आश्रित की क्या परिभाषा है इसमें? डिपेंडेंट। तो आश्रित से आशय किसी मृत बीमाकृत व्यक्ति के कुछ नातेदारों में से कोई एक से है। तो कौन कौन से नातेदार? जैसे कि विधवा हो गए, विधवा धर्मज या दत्तक पुत्र जिसकी उम्र 25 वर्ष की आयु से कम है, अविवाहित धर्मज या दत्तक पुत्री, विधवा माता, पुत्र या पुत्री जिसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और शिथिलांग यानी इनफॉर्म है, और बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसी पर पूर्णतः आश्रित था या थी, माता पिता इत्यादि। नियोजन क्षति, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। नियोजन क्षति से आशय किसी कर्मचारी के साथ घटित हुई व्यक्तित्व क्षति से है जो कि दुर्घटना या फिर उपजीविका जन्य रोग यानी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से उद्भूत हुई हो, चाहे वो दुर्घटना या उपजीविका जन्य रोग भारत की प्रादेशिक सीमा के भीतर हुई हो या लगा हो या बाहर हो। कर्मचारी, एम्प्लॉयज का क्या रोल है इसमें, क्या परिभाषा है एम्प्लॉय का? कर्मचारी से ऐसे व्यक्ति से है जो इस एक्ट के अधीन आने वाली फैक्ट्री या स्थापन में या उसके काम के संबंध में मजदूरी पर नियोजित है, लेकिन इसके अंतर्गत थल जल वायु सेना के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। फैमिली, कुटुंब से आशय बीमाकृत व्यक्ति के कुछ मतलब सभी नातेदारों या उनमें से किसी एक नातेदारों से है, जैसे कि स्पाउस पति या पत्नी, पूर्णतः आश्रित अवयस्क धर्मज या दत्तक संतान। बीमाकृत व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित वो संतान जिसकी आयु 21 से कम है और शिक्षा प्राप्त कर रही है या फिर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अविवाहिता पुत्री, शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता यानी एबनॉर्मेलिटी या क्षति के कारण शिथिलांग संतान जो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित है। आश्रित माता पिता जिनकी कुल आय केंद्र सरकार द्वारा विहित आय से कम हो। अविवाहित अथवा अविवाहिता बीमाकृत व्यक्ति जिसके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उसके उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित उसके अवयस्क भाई और बहन है। फैक्ट्री, कारखाना से आशय ऐसे किसी परिसर से है जिसके अंतर्गत उसकी ऐसी परिसीमाएं भी शामिल हैं जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती 12 महीने के किसी भी दिन नियोजित थे और परिसर के किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की गई है या सामान्य तौर पर की जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत माइन यानी खान या रेल इंजन शेड को शामिल नहीं किया जाता है। इसका प्रावधान क्या है? प्रोविजंस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन केंद्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रशासन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को स्थापित कर सकेगी। इस निगम को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवार या आश्रितों के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा उपबंध कराने के लिए स्थापित किया गया है। इस निगम का गठन की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार अपने पदधारियों में से 5 से अनधिक यानी नॉट मोर देन 5 व्यक्तियों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एक व्यक्ति की नियुक्ति करेंगी। नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्तियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्तियों और चिकित्सा वृत्ति यानी मेडिकल प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र सरकार इनसे संबंधित संगठनों से परामर्श की बात करेगी। 3 संसद सदस्य इसके सदस्य होंगे जिनमें से 2 लोकसभा के सदस्य होंगे और 1 राज्यसभा के सदस्य होंगे, और राज्यसभा के सदस्य को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। निगम का महानिदेशक इसका पदेन सदस्य होगा। निगम के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी? पद की अवधि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदेन सदस्य और केंद्र राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होगा, लेकिन इनमें से पदेन सदस्यों को छोड़ करके शेष निगम सदस्य उन्हें नियुक्त करने वाली सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। निगमों के सदस्यों में से निगम की एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। सीमित समिति के सदस्यों की पदावधि 2 साल की होगी। निगम केंद्र सरकार द्वारा विहित शर्तों के अधीन रहते हुए चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन व धारण कर सकता है। निगम अपने कार्य और क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंपेगा।
केंद्रीय सरकार चिकित्सा प्रसुविधा परिषद यानी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का गठन करेगी, जिसका पदेन अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक होगा और स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक इसका पदेन उपाध्यक्ष होगा। चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के किसी एक सदस्य की पदावधि 4 साल की होगी। निगम स्थायी समिति या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद का सदस्य पुनः नियुक्ति या पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। निगम स्थायी समिति या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद का सदस्य अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को देगा। कर्मचारी राज्य बीमा निधि यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड, इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी अभिदाय और निगम की ओर से प्राप्त अन्य सभी धनराशि कर्मचारी राज्य बीमा निधि नामक निधि में संदेय होगी। इस निधि को निगम द्वारा धारित और प्रशासित किया जाएगा। उक्त निधि में संदेय सभी धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य किसी बैंक में कर्मचारी राज्य बीमा निधि खाता अभिनामक एक खाते में जमा किया जाएगा। प्रसुविधाएं, बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बीमाकृत व्यक्तियों, उनके आश्रितों या इसके बाद वर्णित व्यक्तियों को कुछ प्रसुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जैसे बीमारी प्रसुविधा जिसमें बीमारी जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रमाणित हो, प्रसूति प्रसुविधा, निशक्तता प्रसुविधा, आश्रित प्रसुविधा जिसमें कि बीमाकृत व्यक्ति की नियोजन क्षति के परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद ये सुविधा दी जाएगी, आश्रित प्रसुविधा। अत्येष्टि व्यय, यदि मृत बीमाकृत व्यक्ति कुटुंब का ज्येष्ठतम उत्तरजीवी सदस्य है या कुटुंबहीन है या मृत्यु के समय अपने कुटुंब के साथ नहीं रह रहा था। और मेडिकल प्रसुविधा, कोई भी बीमाकृत व्यक्ति एक ही अवधि में बीमारी प्रसुविधा यानी सिकनेस बेनिफिट और प्रसूति प्रसुविधा अथवा बीमारी प्रसुविधा और अस्थायी निशक्तता के लिए निशक्तता प्रसुविधा और प्रसूति प्रसुविधा और अस्थायी निशक्तता के लिए निशक्तता प्रसुविधा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। कर्मचारी बीमा न्यायालय यानी एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए एक कर्मचारी बीमा न्यायालय गठित करेगी। न्यायालय उतने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार ठीक समझे। कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी है या फिर रह चुका है या 5 साल की अवधि तक विधि व्यवसाय यानी लीगल प्रैक्टिशनर है रहा हो, कर्मचारी बीमा न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित होगा। राज्य सरकार 2 या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिए एक ही न्यायालय या एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए 2 या अधिक न्यायालय नियुक्त कर सकेगी। जहां एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए एक से अधिक न्यायालय नियुक्त किए गए हैं, वहां राज्य सरकार उनके बीच कामकाज का वितरण साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनियमित कर सकेगी। इसके साथ ही कोई भी नियोजक किसी कर्मचारी को बीमा प्रसुविधा अथवा प्रसूति प्रसुविधा की अवधि के दौरान उन्मोचित या पदच्युत या अवनत यानी रिड्यूस या अन्यथा दंडित नहीं करेगा। आगे हम बात करते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 प्रसव के पहले और बाद में कुछ अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नियुक्ति को विनियमित करता है और मातृत्व एवं अन्य लाभों की व्यवस्था करता है। ये अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, यानी अपने बच्चों की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। ये अधिनियम 10 या अधिक व्यक्तियों के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों पर प्रयोज्य है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसकी परिभाषा को समझते हैं। समुचित सरकार से आशय केंद्रीय और राज्य सरकार से है। स्थापन से आशय किसी कारखाने, खान, बागान, कोई ऐसा स्थापन जिसमें कि लोगों को घुड़सवारी, कालाबाजारी और अन्य कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है, और कोई दुकान और अन्य स्थापन आते हैं। गर्भपात से आशय गर्भावस्था के 26वें सप्ताह के पूर्व या दौरान की किसी कालावधि में सगर्भ गर्भाशय यानी प्रेग्नेंट यूटरस की अंतर्वस्तों के निष्कासन से है, लेकिन इसमें आईपीसी 1860 की धारा 45 के तहत दंडनीय गर्भपात को शामिल नहीं किया जाता है। मजदूरी से आशय उस पारिश्रमिक से है जो कि नियोजन
से संबंधित सभी अनुबंधों और निबंधनों की पूर्ति के बाद किसी स्त्री को नकदी से संदत्त किया गया है या संदेय होता है। इसके अंतर्गत नगद भत्ते यानी महंगाई और गृह किराया भत्ता सहित नगद भत्ते, प्रोत्साहन बोनस और खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय के धन मूल्य को भी शामिल किया जाता है। लेकिन मजदूरी के तहत प्रोत्साहन बोनस से भिन्न कोई भी बोनस, ओवर टाइम उपार्जन और जुर्माने यानी फाइन्स के लिए की गई कोई कटौती या पेमेंट, पेंशन निधि या भविष्य निधि सेवा के पर्यवसान पर संदेय कोई ग्रेच्युटी को शामिल नहीं किया जाता है। स्त्री से आशय किसी स्थापन में सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से मजदूरी पर नियोजित स्त्री से है। इसका प्रावधान है, कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके डिलीवरी या मिसगैरेज के तुरंत बाद 6 सप्ताह की अवधि के दौरान जानबूझकर किसी स्थापन में नियोजित नहीं करेगा। कोई भी स्त्री अपने प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद 6 सप्ताह की अवधि के दौरान किसी स्थापन में कार्य भी नहीं करेंगी। और प्रत्येक स्त्री ये हक होगा कि उसके नियोजक पर यह दायित्व होगा कि औसत दैनिक मजदूरी की दर से उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसके प्रसव के दिन सहित इसके तुरंत पहले यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग और इस दिन के तुरंत बाद की निर्धारित कालावधि के लिए उसके मातृत्व लाभ का भुगतान किया जाए। प्रसूति के कारण जिस दिन से स्त्री अनुपस्थित रहती है उसके तुरंत पहले 3 कैलेंडर माहों की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसे संदेय यानी भुगतान योग्य मजदूरी या दिन का 10 रुपया जो भी अधिक हो औसत दैनिक मजदूरी माना जाता है। कोई भी स्त्री तब तक मातृत्व लाभ की हकदार नहीं होगी जब तक कि उसके वास्तव में नियोजक के स्थापन में जिससे वो मातृत्व लाभ का दावा करती है प्रत्याशित प्रसव की तारीख के तुरंत पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों की अवधि के लिए कार्य ना किया हो। लेकिन उक्त अर्हक कालावधि यानी 80 दिन उस स्त्री पर लागू नहीं होगी जिसने कि असम राज्य में अप्रवास किया हो और अप्रवास के समय गर्भवती रही हो। अधिकतम कालावधि जिसके लिए कोई स्त्री मातृत्व लाभ के लिए हकदार होगी वो 26 सप्ताह होगी, जो कि प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्ववर्ती कालावधि के 8 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। लेकिन 2 या अधिक जीवित बच्चों वाली स्त्री 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ के लिए हकदार होगी, जो उसके प्रत्याशित प्रसव के दिन से पूर्ववर्ती 6 सप्ताह की कालावधि से अधिक नहीं होगा। अधिनियम के अधीन मातृत्व लाभ या किसी अन्य रकम की हकदार किसी स्त्री का यदि मातृत्व लाभ या रकम प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो नियोजक व्यक्ति लाभ या रकम स्त्री द्वारा नॉमिनी व्यक्ति को, और यदि कोई नॉमिनी व्यक्ति नहीं हो तो उस स्त्री के विधिक प्रतिनिधि को पेय करेगा, संदत्त करेगा। गर्भपात की दशा में कोई स्त्री विहित सबूत पेश करने पर गर्भपात वाले दिन के तुरंत बाद 6 सप्ताह की कालावधि के लिए मातृत्व लाभ की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगी। अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिशु की देखभाल के लिए अवकाश लेने वाली मातृत्व लाभ की हकदार स्त्री की सामान्य और साधारण दैनिक मजदूरी से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, और यदि स्त्री स्थापन में अनुपस्थित रहने के लिए अपने नियोजक द्वारा अनुज्ञात यानी परमिट किए जाने के बाद भी प्राधिकृत अनुपस्थिति के दौरान किसी स्थापन में काम करती है तो वो उस अवधि के लिए मातृत्व लाभ का दावा नहीं कर सकती है। यदि नियोजक इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वो कारावास जो 1 साल तक का हो सकेगा या जुर्माना जो कि 5,000 तक का हो सकेगा या दोनों दंडनीय होगा। कमीशनिंग मदर यानी कि बच्चे की जैविक माता जिसने अपने अंडाणु दिए हो, और दत्तक माता वो माता जिसने कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी ढंग से गोद लिया है, उसके लिए 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ होगा। यदि कार्य की प्रकृति है कि ऐसी है कि घर में काम किया जा सकता है तो नियोजक मातृत्व लाभ की सुविधा के बाद भी महिला कर्मचारी के साथ आपसी विचार विमर्श के माध्यम से शर्तों व कालावधि का निर्धारण करके उसे वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करने की अनुमति दे सकता है। 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक स्थापन में क्रेच यानी शिशु गृह की सुविधा होगी। आगे हम बात करेंगे मजदूरी संहिता 2019, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, द कोड ऑफ वेजेस 2019। संसद ने मजदूरी संहिता 2019 को पारित कर दिया है।
संसद ने मजदूरी संहिता 2019 को पारित कर दिया है, जो कि सभी तरह से रोजगार, चाहे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या निर्माण हो, उसमें मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करने का प्रयास करती है। ये संहिता 4 अधिनियमों को प्रतिस्थापित करेगी। तो 4 अधिनियम कौन कौन से होंगे जिसको प्रतिस्थापित करेगी ये संहिता? मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये 4 अधिनियम हैं। इसके प्रमुख प्रावधान हैं, ये संहिता सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। केंद्र सरकार रेलवे, खानों और तेल क्षेत्रों जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए रोजगार से संबंधित निर्णय करेगी, जबकि राज्य सरकारें अन्य सभी रोजगार के लिए निर्णय लेगा। मजदूरी में वेतन, भत्ता या मौद्रिक रूप से व्यक्त कोई अन्य घटक शामिल होता है। इसमें कर्मचारियों के लिए देय बोनस या यात्रा भत्ता शामिल नहीं है। केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम मजदूरी यानी फ्लोर वेज तय करेगी। इसके अलावा ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है। न्यूनतम मजदूरी तय करने से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह ले सकती है और राज्य सरकारों से सलाह ले सकती है। संहिता नियोक्ताओं को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करने से प्रतिबंधित करती है। न्यूनतम मजदूरी केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित की जाएगी। ये समय या उत्पादन की संख्या पर आधारित होगा। समय और संख्या पर आधारित होगा। 5 साल के अंतराल से पहले ही केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर का संशोधन और समीक्षा की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी तय करते समय केंद्र या राज्य सरकारें श्रमिकों के कौशल और कार्य की कठिनाई जैसे कारकों को ध्यान में रख सकती है। केंद्र या राज्य सरकार एक समान कार्य दिवस के लिए कार्य के घंटों को निर्धारित कर सकती है। यदि कर्मचारी सामान्य समय से अधिक कार्य करते हैं तो वो ओवर टाइम वेतन के हकदार होंगे, जो मजदूरी की सामान्य दर से कम 2 गुना होना चाहिए। वेतन का भुगतान सिक्कों, करेंसी नोट, चेक, बैंक खाते में जमा करके या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। वेतन अवधि नियोक्ता द्वारा दैनिक या साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक आधार पर तय की जाएगी। संहिता के तहत एक कर्मचारी के वेतन में जुर्माने, जो कि ड्यूटी से अनुपस्थिति पे होंगे, नियोक्ता द्वारा दिए गए आवास, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों की वसूली या कुछ अन्य आधारों पर वेतन की कटौती की जा सकती है। ये कटौती कर्मचारी के कुल वेतन का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी कर्मचारी जिनका वेतन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक विशिष्ट मासिक राशि से अधिक नहीं है, वो वार्षिक बोनस के हकदार होंगे। बोनस कम से कम उनकी मजदूरी का 8.33% या 1000 रुपये, जो भी अधिक होगा वो होगा। इसके अलावा नियोक्ता कर्मचारियों के बीच सकल लाभ का एक हिस्सा वितरित होगा। ये एक कर्मचारी की वार्षिक मजदूरी के अनुपात में वितरित किया जाएगा। एक कर्मचारी अपने वार्षिक वेतन का अधिकतम 20% बोनस प्राप्त कर सकता है। संहिता समान प्रकृति के कार्य के लिए कर्मचारियों की मजदूरी और भर्ती से संबंधित मामलों में लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। केंद्र और राज्य सरकारें सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगी। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में नियोक्ता कर्मचारी, जो कि नियोक्ता के बराबर संख्या में है, स्वतंत्र व्यक्ति और राज्य सरकारों के 5 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सलाहकार बोर्ड में नियोक्ता कर्मचारी और स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त दोनों केंद्रीय और राज्य बोर्डों पर कुल सदस्यों में से 1/3 महिलाएं होंगी। यदि ये बोर्ड संबंधित सरकारों को विभिन्न मुद्दों जैसे न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सलाह देगा। संहिता में एक नियोक्ता द्वारा किए गए अपराधों जैसे नियत वेतन से कम भुगतान करने या संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है। अपराधी की प्रकृति के आधार पर दंड अधिकतम 3 महीने तक के कारावास के साथ 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। आगे हम बात करेंगे उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, यानी द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 की अनुशंसाओं के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उपजीविका जन्य सुरक्षा यानी द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 को संसद के पटल पर रखा था।
इस संहिता को संसद ने पारित कर दिया है और इसके अंतर्गत 13 श्रम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया है। 13 श्रम कानूनों को, इसमें संहिताबद्ध कानून है कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, डाक कर्मकार जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण है, डाक कर्मकार अधिनियम 1986, भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार जिसमें रोजगार का विनियम और सेवा शर्तें अधिनियम 1996, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम 1996, बागान श्रमिक अधिनियम 1951, ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन के आधार पर ठेका श्रम अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार जिसमें नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें हैं, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955, श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी दर नियतन अधिनियम 1958, 10वां अधिनियम है मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, विक्रय संवर्धन कर्मचारी यानी सेवा शर्तें अधिनियम 1976, बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 नियोजन की शर्तें हैं, सिने वर्कर्स और सिनेमा थिएटर वर्कर्स यानी रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981। तो ये 13 अधिनियम है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं कारखाना से आशय उस प्रसीमा से है जिसमें 20 या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती 12 महीने के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है। इस तरह की प्रसीमा जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है उसमें 40 से अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती 12 महीने के किसी दिन काम कर रहे थे को कारखाना माना जाएगा। और किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान के वर्ग का संहिता के किसी भी प्रावधान से छूट देने के लिए समुचित सरकार को अधिकार दिए गए हैं। ये अधिनियम राज्य सरकार को अधिक आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन के लिए किसी भी नए कारखानों को संहिता के प्रावधानों से छूट का अधिकार देता है। इसके साथ ही स्थापन एस्टेब्लिशमेंट से आशय कोई भी ऐसे स्थान से है जहाँ पे कोई ऐसा उद्योग व्यापार कारोबार चलाया जाता है, ऐसे विनिर्माण या व्यवसाय किया जाता है जिसमें 10 या अधिक कर्मकार नियोजित हैं। विनिर्दिष्ट कर्मकार सीमा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित परिसंकटमय या जीवन के लिए जोखिम वाले क्रियाकलाप करने वाले स्थापनों पर लागू नहीं होगी। ये संहिता 50 या अधिक अनुबंधित कर्मकारों को स्थापित करने वाले प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों पर लागू होगी। ये संहिता मुख्य गतिविधियों में अनुबंधित कर्मकारों को प्रतिबंधित करती है। मुख्य गतिविधियों का निर्धारण उपयुक्त सरकार करेगी। हालांकि इस संहिता में 11 गैर प्रमुख गतिविधियों की एक सूची को शामिल किया गया है जिसमें अनुबंध का कार्य करना निषेध नहीं होगा। इन कार्यों में स्वच्छता कर्मकार, सुरक्षा सेवाएं और अंतराय यानी इंटरमिटेंट प्रकृति की कोई भी गतिविधि जैसे भले ही वो किसी प्रतिष्ठान की मुख्य गतिविधियां हो वो शामिल है। इस संहिता में श्रमिकों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य समय अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इस संहिता में प्रावधान है कि महिलाएं इसके तहत सभी तरह के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी। यदि उन्हें खतरनाक या संकटमय कार्यों में काम करने की आवश्यकता होती है तो सरकार नियोक्ता को पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने को कह सकती है। अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार यानी इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स से आशय कोई भी ऐसे व्यक्ति से है जो एक राज्य के नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ठेकेदार के माध्यम से दूसरे राज्य में स्थित ऐसे किसी स्थापन में नियोजन के लिए भर्ती किया गया है। इसके साथ ही जो प्रति मास 18,000 रुपये से अधिक या ऐसी उच्चतर रकम की मजदूरी प्राप्त करता है उसको केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों का डाटाबेस या रिकॉर्ड रखेगी। कोई भी अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार स्वघोषणा से और आधार के माध्यम से पोर्टल पर अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार के रूप में स्वतः रजिस्टर करा सकेगा। ऐसे कर्मकार जो एक राज्य से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन करते हैं और उस अन्य राज्य में स्वनियोजित हैं वे भी उस पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करा सकेंगे। इसके तहत असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का प्रावधान है। इसके तहत कुछ दंड के माध्यम से एकत्र की गई राशि को निधि में जमा किया जाएगा। सरकार धन के हस्तांतरण के लिए अन्य स्रोतों का भी प्रावधान कर सकती है।
केंद्र सरकार इस संहिता से संबंधित विषयों पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय उपजीविका जन सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। राज्य सरकार इस संहिता में प्रशासन के उद्भूत ऐसे विषय जो उस राज्य सरकार परामर्श देने के लिए राज्य उपजीविका जन सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। आगे हम बात करेंगे औद्योगिक संबंध संहिता 2020 यानी द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 व्यवसाय संघों को मान्यता, हड़ताल के लिए नोटिस अवधि और लॉकआउट, स्थायी आदेश और औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करती है। ये 3 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करेगी। वो 3 श्रम कानून हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 और औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946। इसके प्रमुख प्रावधान हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से आशय नियोजकों के बीच या नियोजकों और कर्मकारों के बीच या कर्मकारों के बीच कोई भी विवाद या मतभेद से है जो कि एम्प्लॉयमेंट या गैर नियोजन या नियोजन के निबंधनों या किसी व्यक्ति की श्रम के शर्तों से संबंधित है और जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति कर्मकार द्वारा किसी नियोजक के बीच ऐसे कर्मकार की सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छटनी या पर्यवसन से उद्भूत कोई विवाद या मतभेद भी है। रिट्रेचमेंट या टर्मिनेशन से उद्भूत कोई विवाद या मतभेद भी है। ट्रेड यूनियन से आशय अस्थायी या स्थायी कोई भी ऐसे समुच्चय से है जो कि प्रथमतः कर्मकारों और नियोजकों के बीच के या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच के या नियोजकों और नियोजकों के बीच के संबंध को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए या किसी व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर निर्बंधनात्मक शर्तें अधिरोपित करने के लिए बनाया गया है और इसके अंतर्गत 2 या अधिक व्यवसाय संघों का कोई परिसंघ आता है। किसी व्यवसाय संघ के कोई 7 या अधिक सदस्य व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। कर्मकारों का कोई व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकरण करने के आवेदन की तारीख पर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यवसाय संघ के साथ औद्योगिक स्थापन या उद्योगों में लगे हुए नियोजित कर्मकारों के कम से कम 10% या 100 कर्मकार इनमें से जो भी कम हो उसके सदस्य हो। किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, सरकारी सोसाइटी अधिनियम 1912, बहुराज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम 2013 और किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सरकारी सोसाइटियों से संबंधित कोई अन्य तत्स्थानीय विधि लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जिसने 14 साल की आयु प्राप्त कर ली है और जो किसी गैर परिसंकटमय उद्योगों में नियोजित है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य बन सकेगा। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य या संघ या किसी राज्य में लाभ का कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं होगा। मजदूरी का अर्थ धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त हो सकने वाला वो समस्त पारिश्रमिक चाहे वो वेतन या भत्तों के रूप में हो या अन्यथा हो से है जो किसी नियोजित व्यक्ति को यदि नियोजन की अभिव्यक्ति या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती है तो उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत उसे संदेह होता है। इसके अंतर्गत मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता यानी रिटेनिंग अलाउंस शामिल होता है, लेकिन इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेह कोई बोनस, गृहवाह सुविधा, पेंशन या भविष्य निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और उस पर ब्याज, कोई वाहन भत्ता इत्यादि नहीं आते हैं। औसत वेतन से आशय उस मजदूरी से औसत से है जो कि मासिक संदाय वाले कर्मकार की दशा में 3 पूरे कैलेंडर मासों में, साप्ताहिक संदाय वाले कर्मकार की दशा में 4 पूरे सप्ताहों में और दैनिक सदस्य वाले कर्मकार की दशा में 12 पूरे कार्य दिवसों में गणना की जाती है। ले ऑफ यानी कामबंदी से आशय किसी नियोजक की किसी ऐसे कर्मकार को जिसका नाम उसकी औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छटनी नहीं की गई हो, उसको कोयले, विद्युत या कच्चे माल की कमी के या स्टॉक के संचित हो जाने के या मशीनरी के ठप हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारणों से
नियोजन में असफलता, इनकार करने या असमर्थता से है। यदि नियोजक द्वारा कर्मकार को उपस्थित के 2 घंटे के अंदर काम नहीं दिया जाता है तो इसे उस दिन के लिए काम बंदी माना जाएगा, ले ऑफ माना जाएगा। लॉकआउट, तालाबंदी। तालाबंदी से नियोजक स्थान का अस्थायी रूप से बंद किया जाना या कार्य का निलंबन या नियोजक का अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों यानी एनी नंबर ऑफ पर्सन्स को नियोजन में लगाए रखने से इनकार करना अभिप्रेत है। कोई नियोजक संहिता के अधीन अवैध तालाबंदी को प्रारंभ करता है, चालू रखता है या उससे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करता है तो जुर्माने, जिसमें न्यूनतम 50,000 से अधिकतम 1 लाख तक या 1 महीने के कारावास या दोनों दंडनीय होगा। हड़ताल से आशय किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर के काम बंद कर दिया जाना या फिर नियोजन स्वीकार करने से सामूहिक रूप से इनकार करने से है। इसके अंतर्गत किसी उद्योग में नियोजित 50% या अधिक कर्मकारों का किसी निश्चित दिवस पर मिलकर के आकस्मिक छुट्टी पर रहना भी शामिल है। कोई कर्मकार अवैध हड़ताल को प्रारंभ करने, चालू रखने या उससे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करता है तो जुर्माने, जिसमें न्यूनतम जुर्माना होगा 1,000 से अधिकतम 1 लाख तक, 1 मास 1,000 से 10,000 तक या 1 मास तक के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। स्थायी आदेश यानी स्टैंडिंग ऑर्डर के उपबंध प्रत्येक ऐसी औद्योगिक स्थापना को लागू होने जिसमें 300 या 300 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती 12 महीने के दौरान किसी भी दिन नियोजित थे। 100 या उससे अधिक कर्मकार नियोजन वाले उद्योग एक समान प्रतिनिधियों की संख्या रखते हुए नियोजन के प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर और उद्योग में नियोजित कर्मकारों से मिलकर बनने वाले कर्म समिति वर्क्स कमेटी का गठन करेंगे। प्रत्येक 20 या अधिक कर्मकार नियोजन वाले औद्योगिक स्थापना में व्यष्टि कर्मकार की शिकायतों से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक या अधिक शिकायत प्रतितोष समिति यानी ग्रीवेंस रिड्सल्स कमिटीज होंगी। इसमें नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी और अध्यक्ष का चयन प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से चक्रानुक्रम में नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से किया जाएगा। शिकायत प्रतितोष समिति के सदस्यों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं होंगी। इसमें महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। जहां कोई विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक और कर्मकार विवाद मध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन के लिए निर्दिष्ट किए जाने के लिए सहमत हैं, वहां वे विवाद को लिखित करार द्वारा मध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट कर सकेंगे। मध्यस्थम करार की एक प्रतिलिपि समुचित सरकार या सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी। समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों के निपटान और मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए सुलह अधिकारियों यानी कॉन्सलेशन ऑफिसर्स को नियुक्त कर सकेगी। किसी सुलह अधिकारियों को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए या किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए और या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। समुचित सरकार औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए या अधिक औद्योगिक अधिकरणों यानी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकेगी। प्रत्येक औद्योगिक अधिकरण समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 2 सदस्य से मिलकर के बनेगा, जिनमें से एक सदस्य न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय भत्ता की प्रकृति या एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों के हितबद्ध होने की संभावना वाले विवादों के न्याय निर्णयन के लिए एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण यानी नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकेगी। ये अधिकरण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 2 सदस्यों से मिलकर के बनेगा, जिनमें से एक सदस्य न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा। समुचित सरकार कर्मकार पुनः कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि यानी वर्कर रीस्किलिंग फंड स्थापित करेगी। इस निधि में कर्मकार की छंटनी से ठीक पहले अंतिम मजदूरी के 15 दिन या केवल छंटनी के मामले में प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मकारों के केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दिनों की संख्या के बराबर रकम किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक का अभिदाय होगा। कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किए गए परिवार पद करने के सिवाय नहीं करेगा। इस संहिता की दूसरी अनुसूची में नियोजकों और कर्मचारियों के व्यवसाय संघ की ओर से अनुचित श्रम व्यवहार को परिभाषित किया गया है।
बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यानी द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करके सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को बनाया गया है। तो ये 9 श्रम कानून हैं, तो ये 9 अधिनियम हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, नियोजनालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, सिनेमा कर्मकार एवं सिनेमा थिएटर कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम 1981। 8वां अधिनियम है भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें अधिनियम 1996 और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। ये 9 अधिनियम है। इसके मुख्य प्रावधान हैं, केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड का गठन करेगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और अपने पदाधिकारियों में से 5 से अनधिक व्यक्तियों और राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 से अनधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति और पदेन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रशासन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन कर सकेगी। केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार अपने पदाधिकारियों में से 5 से अनधिक व्यक्तियों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी। ऐसे राज्यों में प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा। नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति और चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 2 लोकसभा सदस्य और 1 राज्यसभा सदस्य लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे। इसके साथ ही निगम का पदेन महानिदेशक भी सदस्य होगा। केंद्रीय सरकार असंगठित कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड गठित करेगी। केंद्रीय सरकार, इसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और उपाध्यक्ष श्रम और रोजगार मंत्रालय का सचिव होगा। इसके 40 सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों और नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्य होंगे। इसी तरह 7 सदस्य सिविल सोसाइटी से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। इसमें लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1, केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालय और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे। इसमें श्रम कल्याण महानिदेशक का पदेन सचिव होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से होंगे। इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बोर्ड की अवधि 3 साल की होगी और साल में कम से कम 3 बार बैठक होगी, 1 साल में। प्रत्येक राज्य सरकार असंगठित कर्मकार के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड का अध्यक्ष संबंधित राज्य का श्रम और रोजगार तथा उपाध्यक्ष प्रधान सचिव या सचिव होगा। एक सदस्य श्रम और रोजगार मंत्रालय से केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके 31 सदस्य राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, जिनमें कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों और नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्य होंगे। राज्य की विधानसभा के 2 सदस्य, सिविल सोसाइटी से ख्याति प्राप्त 5 सदस्य और राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सदस्य सचिव होगा। प्रत्येक राज्य सरकार भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य और 15 से अनधिक अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे। राज्य सरकार इस बोर्ड में नियोजकों और भवन निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में सदस्य शामिल करेगी और बोर्ड में कम से कम 1 मेंबर कोई महिला होगी।
भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के एक सचिव और ऐसे अन्य आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। इस बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। केंद्रीय सरकार केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नियुक्त कर सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आयुक्त को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करेगी। केंद्रीय सरकार भविष्य निधि स्कीम के प्रयोजनों के लिए एक भविष्य निधि स्थापित कर सकेगी। इसमें नियोजक का अभिदाय प्रत्येक कर्मचारी जो कि प्रत्यक्ष रूप से हो या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हो, प्रत्येक कर्मचारी को तत्समय संदेय मजदूरी का 10% होगा और कर्मचारी का अभिदाय नियोजक के अभिदाय के बराबर होगा। 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजक वाले प्रत्येक स्थापन में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान लागू होंगे। केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम में एक महानिदेशक और एक वित्त आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो कि निगम के प्रधान अधिकारी होंगे निगम के। ये 5 साल से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा जो उसे नियुक्त करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी। राज्य सरकार स्थानीय क्षेत्र के लिए एक कर्मचारी बीमा न्यायालय गठित करेगी। कर्मचारी बीमा न्यायालय उतने न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा जितने राज्य सरकार ठीक समझे। कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी है या फिर रह चुका है या 5 साल से विधि व्यवसायी है, इसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है। मौसमी कारखाने में भिन्न प्रत्येक स्थापन में 10 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, वहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधान लागू होंगे। एक कर्मचारी को कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा कर लेने के बाद नियोजन के पर्यवसान यानी टर्मिनेशन पर उसकी अधिवर्षिता, सुपर एनुएशन या निर्वित या पद त्याग या किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण मृत्यु अथवा दिव्यांगता या संविदा अवधि की समाप्ति पर ग्रेच्युटी दिया जाएगा। किसी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या नियोजन की निश्चित अवधि के समापन या किसी अन्य घटना के होने के कारण 5 साल की लगातार सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा। उपदान के प्रावधान प्रत्येक कारखाने, खान तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेल कंपनी और प्रत्येक दुकान या स्थापन जिसमें कि पिछले 12 महीनों के किसी दिन को 10 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं या फिर नियोजित थे उस पर लागू होंगे। और कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के पश्चावर्ती 6 सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में जानते हुए नियोजित नहीं करेगा। कोई भी स्त्री अपने प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के पश्चात्यवर्ती 6 सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में काम नहीं करेगी। कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की तब तक हकदार नहीं होगी जब तक उसने अपने प्रत्याशित प्रसव की तारीख के पूर्ववर्ती 12 महीनों में कम से कम 80 दिन की कालावधि पर्यंत संबंधित नियोजक के यहाँ काम न किया हो। कोई महिला अधिकतम 26 सप्ताह प्रसूति अवकाश की हकदार होगी जिसमें उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पहले अवधि 8 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। यदि नियोजक द्वारा प्रसव पूर्व रखने और पूर्वोत्तर देख रेख की कोई भी व्यवस्था निःशुल्क नहीं की गई है तो प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने नियोजक से 3500 रुपये या ऐसी रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए का चिकित्सीय बोनस पाने की हकदार होंगी। सामाजिक सुरक्षा और भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजन के लिए उपकर ऐसी दर से है जो 2% से अधिक न हो, लेकिन किसी कर्मचारी द्वारा उपगत की गई निर्माण की लागत जैसे केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाए उसके 1% से कम नहीं होगी, उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाएगा। समुचित सरकार इस संहिता की उपबंधों के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक सहसुकर्ताओं यानी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति कर सकेगी। केंद्र सरकार असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा फंड स्थापित करेगी। मौसमी कारखाने यानी सीजनल फैक्ट्री से आशय अनन्य रूप से कपास ओटना, कपास या जूट प्रेसिंग, मूंगफली डिकॉटिसेशन, नील, लाख, चीनी जिसके अंतर्गत गुड़ भी है, इसके निर्माण या इनके विनिर्माण की अनुषंगिक या संबंधित क्रिया में लगे कारखानों से है। मौसमी कारखाना है ये। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसा कारखाना भी है जो कि 1 साल में 7 महीने की अनधिक अवधि के लिए किसी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में लगा हुआ है।
इस संहिता की तीसरी अनुसूची में उपजीविका जन्य रोगों की सूची और चौथी अनुसूची में क्षतियों की सूची जिनके परिणाम स्वरूप पूर्ण और आंशिक स्थायी दिव्यांगता समझी जाती है दी गई है। इसके साथ ही आज का ये सेशन भी समाप्त होता है और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी भी समाप्त होता है दृष्टि द विजन की बुक से। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। तो तीनों वीडियोस को 1 से 2 बार रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।